कितने अरसों के बाद हमने बरी की वो सीट कंजर्वेटिव पार्टी ने जीत ली। क्यों? और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जो जेम्स डेली, उसने कई दफ़ा पब्लिक में ये आके कहा कि मुझे अगर ये सीट मिली है तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की वजह से मिली है, या शहबाज ने या इसके जो दीगर टीम है उन्होंने जो काम किया है, तो आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। इसीलिए उसने मुझे अपने साथ 5 साल एज ए पार्लिमानी सेक्रेटरी रखा। कुछ बंदों को प्रॉब्लम है थी पार्टी के अंदर कि ये किस तरह आ गया। पाकिस्तान के अंदर आपने अगर सेनेट का चेयरमैन बनाना है तो जी, उसकी कितनी कीमत लग जाती है। यहाँ इस तरह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ही पार्टी ने जिसकी अक्सरियत है उसने लीडर बनाना है, तो उसकी जो अपने पार्टीज़ के मेंबर हैं उन्होंने डिसीजन करके बता देना है कि ये हमने अपना जो है वो लीडर चूज़ कर लिया। ये आप यकीन करें कि जिस इलाके में मैं बरी में इस वक्त काउंसलर हूँ, वहाँ 10,000 से ज़ायद जो है वो पाकिस्तानी और कश्मीरी, एक छोटा सा विलेज टाइप इलाका है, तो वहाँ मौजूद है। तो मैं ये समझ रहा था कि हमें सियासत, यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए ताकि जो हमारी कम्युनिटी है उनके जो मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से जो है वो हल हों। 10 साल मुझे पाकिस्तान से आए हुए हैं, इस वक्त 4 साल मैं हो गए हैं काउंसलर हूँ, और तकरीबन साल होने वाला है मैं लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव ग्रुप हूँ बरी काउंसिल में। तो जो मैंने कामयाबी हासिल की है मैं इनसे मुतमिन हूँ। मैंने थोड़े अरसे में मेरा माशाल्लाह कारोबार भी है, कामयाब कारोबार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मकान है, मैं मसलन मेरी जो ज़िंदगी है वो नहायत ही अच्छी है और मैंने नहायत अच्छी कामयाबी हासिल की है। तो उसने जीतने के फ़ौरन बाद फरवरी 2020 में जो है वो पाकिस्तान का दौरा किया। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली, मीरपुर तक जो है उसने तकरीबन 8 से 10 काउंसिल एमपीज़ के साथ जो है वो वहाँ का दौरा किया। तो ये बहुत कम देखने को मिलता था कि कोई कंज़र्वेटिव पार्टी का जो है वो एमपी कश्मीर पे बात करे या कश्मीर का विज़िट करे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम यूके के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये थ्योरी के थ्रू नहीं होगा बल्कि ग्राउंड रियलिटी और रियल एक्सपीरियंस के थ्रू। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज आरिफ साहब, काउंसलर हैं जो बैरी में कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से काउंसलर हैं, उनके लोकल लीडर हैं और साथ ही बैरी की काउंसिल में अपोजिशन लीडर भी हैं। उनका सफ़र एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से उठकर पॉलिटिक्स तक, पहले पाकिस्तान से यूके गए, फिर वहाँ पे बिजनेस किया, फिर वहाँ से पॉलिटिक्स में शामिल हुए और आज वो उस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। 2 दफ़ा इलेक्ट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे यूके में पॉलिटिक्स में एंटर कैसे होते हैं, सिस्टम ग्राउंड पे काम कैसे करता है और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से दोनों सिस्टम्स में क्या फ़र्क है। तो शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सबसे पहले हम आपका बैकग्राउंड समझना चाहेंगे। आपने अपना सफ़र कैसे शुरू किया, पाकिस्तान से यूके तक कैसे आए, ये जर्नी कैसे रही? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में आज मदऊ किया। मेरा नाम काउंसलर शहबाज आरिफ है और मैं बरतानिया के शहर ग्रेटर मैनचेस्टर के एक इलाके बरी का लोकल काउंसलर हूँ और मेरी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। और मैं इस वक्त जो है वो मकामी जो कंजर्वेटिव पार्टी है बरी काउंसिल के अंदर उसका जो है वो लीडर भी हूँ। और मेरा तल्लक आज़ाद कश्मीर के एक खूबसूरत इलाके पंजेड़ी डिस्ट्रिक्ट बिम्बर से है। पंजेड़ी एक ऐसा ज़रखेज़ इलाका है जहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं। ख़ासूसी तौर पर हमारी जो पाक अफ़वाज है उनके अंदर उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और मेरा भी तल्लक इस इलाके से है। अच्छा। और वहाँ से आपने सफ़र कब शुरू किया, पाकिस्तान से यूके कब मूव हुए? मैं 2012 में अपने इलाके से यहाँ बरतानिया में आया और यहाँ मैं शादी करके मेरे ताया जान जो हैं वहाँ मुझे यहाँ लेके आए। और मेरे जो वालिद मोहतरम हैं वो वहाँ उन्होंने तकरीबन 40 साल जो है वो सरकारी टीचर के तौर पर जो है वो काम किया।
तो इसके बाद जो है वो मेरी जो जर्नी है बरतानिया के अंदर वो शुरू हुई। जब मैं शादी करके यहाँ पे आया तो मैंने आते ही सबसे पहले अपने अंकल के यहाँ ही जो है वो काम शुरू किया, दिन रात मेहनत की। और उसके बाद मेरा सहाफ़त के साथ भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर ही पहले ही मैं अखबार में जो है वो डिफरेंट मौज़ूआत पर जो है वो लिखता था। इसके बाद जब मैं बरतानिया में आया तो मैंने अपने काम के साथ साथ जो है वो मीडिया इंडस्ट्री में भी मैंने जो है वो काम शुरू किया। तो सबसे पहले जो मैंने काम शुरू किया वो यहाँ बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी चैनल था UK 44, जिसके मालिक हैं सैयद मोहसिन नकवी, जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी हैं। तो उनके चैनल के साथ मैं बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ मैनचेस्टर से जो है वो मैंने काम शुरू किया और उनके साथ मुझे उनसे सीखने का भी मुझे मौका मिला। अच्छा, यानी पाकिस्तान से जब आप यूके मूव किए तो सहाफ़त ही थी आपका जो पेशा था, इनिशियल करियर यूके में सहाफ़त था। बिल्कुल। बिज़नेस तो ज़ाहिर बात है, सहाफ़त में तो यहाँ जो बरतानिया की सहाफ़त है वो पाकिस्तान की सहाफ़त से थोड़ी मुख्तलिफ़ है, क्योंकि यहाँ बरतानिया के अंदर आप सहाफ़त करते हैं लेकिन उस तरह का वो आप पैसे नहीं कमा सकते। ज़ाहिर बात है, आपको ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए, अपनी फ़ैमिली को चलाने के लिए साथ साथ जो है वो मैं काम करता था फुल टाइम, और साथ ही जो है पार्ट टाइम जब मैं फ्री होता था तो सहाफ़त के साथ जो है बसता था। अच्छा, अच्छा। आप बताएँगे कि आपने पॉलिटिक्स कब जॉइन की और ये कौन-सा टर्निंग पॉइंट था, आपने पॉलिटिक्स जॉइन की क्यों? सबसे बड़ा जो है वो मेरा जो मकसद यही है कि मैं जब सहाफ़त के साथ बंदा होता है तो उसका डायरेक्ट लिंक होता है सियासत के साथ भी। तो मैं पाकिस्तान में भी जो है वो सियासत में बाकायदा तौर पर, इवन कि मैं एक नौजवान भी था लेकिन मेरा जो है वो शौक़ था, मैं समझने की कोशिश करता था। जो सियासत है वो मेरा हमेशा का शौक़ रहा था। तो इससे पहले जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे जो अंकल हैं वो भी सियासत में कई अरसों से एक्टिव थे यहाँ बरतानिया की सियासत में। तो जब मैं भी आया, मैंने जब सहाफ़त में हिस्सा लेना शुरू किया, डिफरेंट जब मैंने कम्युनिटी फंक्शन अटेंड करने शुरू किए तो मेरे अंदर जो है वो अवाम की खिदमत करने का मैंने देखा कि बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो यहाँ बरतानिया में रहते हुए जो कम्युनिटी है हमारी, वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है। आप यकीन करें कि जिस इलाके में मैं बरी में इस वक्त काउंसलर हूँ, वहाँ 10,000 से ज़ायद जो है वो पाकिस्तानी और कश्मीरी, एक छोटा सा विलेज टाइप इलाका है, तो वहाँ मौजूद है। तो मैं ये समझ रहा था कि हमें यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए ताकि जो हमारी कम्युनिटी है उनके जो मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से जो है वो हल हों। तो मैंने फिर जब ये मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ की सियासत में जो है वो हिस्सा लेने मैंने थोड़ा शुरू किया, डिफरेंट मीटिंग्स अटेंड करना शुरू की। सहाफ़त ने मुझे सियासत में आने में जो है वो बेशुमार जो है वो मेरी मदद की, और पूरा दिन मैं फुल टाइम काम करने के बाद जब भी मुझे कोई टाइम मिलता तो मैं डिफरेंट किस्म की जो सियासी मीटिंग्स हैं या जो कम्युनिटी मीटिंग्स हैं उनमें मैं शरीक होता, लोगों से बातचीत करता, यहाँ के निज़ाम को मैंने समझने की कोशिश की, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये डिसाइड कर लिया 2018 में कि मैं बाकायदा तौर पे जो है वो यहाँ की जो मकामी सियासत है उसमें मैंने हिस्सा लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो सबसे पहले यहाँ की जो लेबर पार्टी है, यहाँ लोग जानते हैं कि लेबर पार्टी में पाकिस्तानी और कश्मीरी ख़ास तौर पर की एक बड़ी तादाद जो है वो लेबर पार्टी से मुंसलिक है। तो मैंने भी सबको देखते हुए लेबर पार्टी ही ज्वाइन की, लेकिन चंद ही महीनों में जो यहाँ के स्पेशली मकामी जो पहले लोग लेबर में मौजूद थे तो उनकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि कोई और बंदा भी आके यहाँ की सियासत में या उनकी जगह लेने की कोशिश करे। तो मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अच्छी जगह मिल गई। मैंने चंद इमाम भाई जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है। ये एक जो स्पेशली जो पाकिस्तानी या कश्मीरी लोग होते हैं उनके लिए एक स्पेशल मौका होता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी को ज्वाइन करते हैं या करने की कोशिश करते थे। तो लेकिन मैंने ये समझा कि देखें
कि मैं पाकिस्तानी हूँ, प्राउड पाकिस्तानी ब्रिटिश हूँ, मुसलमान हूँ। तो मैं जब पार्टी के अंदर जाऊँगा, मैं ये समझ रहा था कि हमें हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम एक पार्टी पे काम करें। हमें चाहिए लोग वही कामयाब हैं। आप दूसरी लॉबीज़, दूसरी कंट्रीज़ की जो लॉबीज़ है, उनको देखें कि वो कोशिश करते हैं कि हर पार्टी में उनकी एक नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो मैंने जब ये जॉइन करने का इरादा किया तो मुझे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। कम्युनिटी से लोगों ने बातें की कि ओ जी इसने तो किसी मुतअस्सिब पार्टी को जॉइन कर लिया है या ये है, वो है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दिन-रात मेहनत की। मैंने अपनी कम्युनिटी को कभी नहीं भूला, हमेशा अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चला और मैंने चंद ही सालों में ये वाज़िया कर दिया कि यहाँ की जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो जो है उनके साथ हमें काम करना चाहिए और मैं बड़ी हद तक जो है वो इसमें कामयाब रहा। आपने लेफ्ट विंग को छोड़ के या सेंटर की पार्टीज को छोड़ के राइट विंग को क्यों ज्वाइन किया? क्या आप अलाइन करते थे उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे, या वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मौजूद थी तो आपने उसको अवेल किया, या आप समझते हैं कि आप उनमें शामिल होके बेहतर तौर पर अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ज़ाहिर बात है, मैंने जब कुछ इसकी चेकिंग देखा, आगे-पीछे देखा, लोगों से बात की, तो मुझे उम्मीद लगी कि सारे बंदे एक जैसे नहीं होते। ठीक है, मुझे वहाँ पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा है जेम्स डेली, वो उस वक़्त कंज़र्वेटिव पार्टी का लीडर था बरी के अंदर। मेरी उसके साथ मुलाकात हुई, जब मैंने उसके ख़यालात देखे, उसने मेरे ख़यालात सुने, तो मैंने देखा कि ये एक प्रोपेगेंडा है। अब होती हैं पार्टियों की डिफरेंट, लेकिन ये आप पे होता है कि आपने किस तरह लेके चलना है पार्टी को। देखिए, मेरे आने से पता ये चला कि कंज़र्वेटिव पार्टी को ये भी पता चला कि हमारी ईदें भी होती हैं, हमारा 14 अगस्त भी होता है, हमारी आज़ादी का दिन भी होता है, हमारे जो मुख्तलिफ मजहबी त्यौहार हैं वो भी होते हैं। मैंने उनको बताया, उनके साथ उनको बताया ये क्या हम कर रहे हैं, हम ईद कैसे मनाते हैं, हम कैसे मिलते हैं, हम जो मुसलमान हैं या जो हम पाकिस्तानी या कश्मीरी कम्यूनिटी है, हम मेहमान नवाज हैं। हम जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम उसे खाने के बगैर नहीं जाने देते। तो इस तरह की चीज़ें उनको मैंने बताई। मेरे साथ मेरे दूसरे कोलीग काउंसलर खालिद हुसैन, उनका तल्लुक अटक से है, वो भी पहले ही कंजर्वेटिव पार्टी के तकरीबन 15-20 साल से काउंसलर थे। तो मैं भी जब उनके साथ मिल गया तो हम दोनों ने मिलकर बेशुमार जो है वो काम किया। आप यकीन माने, मैं आपको ये गारंटी से कह देता हूँ कि जब 2019 में उसके बाद एक जनरल इलेक्शन हुए तो वहाँ से कंजर्वेटिव पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो पिछले कई अरसों के साथ वो सीट लेबर पार्टी के पास थी, लेकिन हमने दिन रात मेहनत करके लोगों को ये कराया कि हमें किसी और पार्टी को भी जो है वो देखना चाहिए। तो आप यकीन करें कि 2019 दिसंबर में जेम्स डेली जो पार्टी का सरबराह था बरी के अंदर, वो उसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। तो हम तकरीबन सिर्फ 99 वोटों से वो सीट जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी ने जीत ली, जो पूरे बरतानिया के अंदर सबसे कम मार्जिन वाली सीट थी। तो जब वो हमारी कैंपेन चल रही थी, मैं उसके साथ उनको मुकम्मल लीड उसको कर रहा था, उसकी कैंपेन को, स्पेशली हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है। तो आप यकीन माने कि जब हम जीत गए तो उसने हमारे साथ ये वादा किया था कि वो जीतने के फ़ौरन बाद 2-3-4 महीनों में एक वफ़द के साथ जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगा और आज़ाद कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करेगा। तो उसने जीतने के फ़ौरन बाद फरवरी 2020 में जो है वो पाकिस्तान का दौरा किया। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर तक जो है उसने तकरीबन 8 से 10 काउंसिल एमपीज़ के साथ जो है वो वहाँ का दौरा किया। तो ये बहुत कम देखने को मिलता था कि कोई कंजर्वेटिव पार्टी का जो है वो एमपी कश्मीर पे बात करे या कश्मीर का विज़िट करे। तो उसने अपने दूसरे कोलीग्स भी पीटरबरा से, ड्यूसबरी से, डिफरेंट 6, 7, 8 बंदे जहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, हमने आपस में बातचीत की कि हम इनसे बात करते हैं, इन पे प्रेशर डालते हैं कि आप जाएं और हमारे जो इलाका में ख़ास तौर पे ऑक्युपाइड कश्मीर पे जो हमारे साथ कश्मीरियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं भारत की तरफ से, उनको वो जाके देखे। तो उन्होंने विज़िट किया।
फिर अच्छा। उन्होंने इंडिया जाने की भी कोशिश की, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने उनको जाने से रोक दिया, वीज़े देने से रोक दिया। लेकिन जब वो वापस आए, उन्होंने पार्लियामेंट में भी है जो कश्मीर का वाज़ेह अल्फाज में जो है वो मसला उठाया। उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद जेम्स डेली को ट्रेड एनवॉय टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तजारत होती है, उसका जो इंचार्ज बना दिया गया, यानी मशीर बना दिया गया बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का। तो उसने भी इस पे बेशुमार जो है वो हाई कमीशन लंदन के साथ मिलके पाकिस्तान के साथ डिफरेंट किस्म की जो तजारत है, उस पे जो है वो काम किया। तो अच्छा। ये मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त बातें थी। यकीन करें कि जब भी वो पार्लियामेंट में ह्यूमन राइट्स की बात होती थी, तो मुझसे राब्ता करता था कि क्या बात कर, तो मैं हमेशा उसको बताता था कि इस तरह कश्मीर का जो है मसला, और वो अंडरस्टैंड करता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो सारा मकसद ये है कि हमें जब हम मेहनत करते हैं, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, जब हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं, और मैंने कंज़र्वेटिव पार्टी में ये भी देखा कि जब आप मेहनत करते हैं तो उसका फल वो ज़रूर देते हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा, फॉरेनर्स की तादाद कंजर्वेटिव में कम ही होगी ना बामुकाबला लेबर के, तो एक्सेप्टेंस कैसी थी अगर जब आप शामिल हुए, तो आसानी से जो मौजूदा लीडरशिप थी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, या आपको स्ट्रगल करनी पड़ी और अपने आप को मनवाना पड़ा, तब जाके आपको एक ओहदा दिया गया या टिकट मिली? जो सही बात है ना कि मुझे कोई इतनी मुश्किलात नहीं, पार्टी के अंदर से कोई मुश्किलात नहीं आई। लेकिन आपकी बात 100% है कि कुछ बंदों को प्रॉब्लम है थी पार्टी के अंदर कि ये किस तरह आ गया। लेकिन एक बात मैंने को पहले बताई है कि जब मैंने मेहनत की, उन्होंने देखा कि इसके अंदर क्वालिटियाँ मौजूद हैं जो हम मेरी पार्टी को बेहतर कर सकेंगी। देखिए, सबसे बड़ी तो ये हुई कि हम 2019 में कितने अरसों के बाद हमने बरी की वो सीट कंजर्वेटिव पार्टी ने जीत ली। क्यों? और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जो जेम्स डेली, उसने कई दफ़ा पब्लिक में ये आके कहा कि मुझे ये अगर ये सीट मिली है तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की वजह से मिली है, या शहबाज ने या इसके जो दिगर टीम है उन्होंने जो काम किया है, तो आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। इसीलिए उसने मुझे अपने साथ 5 साल एज ए पार्लिमानी सेक्रेटरी रखा। तो यकीन माने कि मैंने 5 साल उसके साथ दफ्तर में काम किया। हमने तकरीबन 35,000 से ज़ायद केस वर्क जो है वो किया। कितने हज़ारों में जो है वो यहाँ पे फंडिंग आई। तो अगर कोई टैक्सी वाले मसाइल थे, उस पे उसने हमारी साथ मदद की। कोई भी लोगों के इमिग्रेशन के मसाइल थे, उसने हमारे साथ मदद की। तो इसका हमें फ़ायदा हुआ, बेशुमार फ़ायदा हुआ। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जेम्स डेली ने जो उसकी अपनी ज़ाती सीट थी, उसने जब वो छोड़ी, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तो मैंने उसकी सीट पे मुझे उसने टिकट दिलवाया, और मैं वहाँ से मैं जीत के पहली दफ़ा वहाँ से काउंसलर बना। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि यूके में काउंसलर बनने का एक्चुअल प्रोसेस है क्या? किस तरह पाकिस्तान से अगर रिलेट करना चाहें और अवाम को बताना चाहें? मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर जो जमहूरी निज़ाम है, यहाँ पे प्रॉपर बल्दियाती निज़ाम है। तो मेरे ख़्याल में मैं आपको ये भी आज एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि अगर कोई आदमी यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहता है या काउंसलर बनना चाहता है, तो उसके लिए कोई बड़ा मुश्किल मरहला नहीं है। वो एज़ ए इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ सकता है। इवन अगर उसके पास सिर्फ इनडेफिनिट है, तो वो फिर भी इलेक्शन लड़ सकता है। ब्रिटिश पासपोर्ट के बगैर भी वो यहाँ की जो सियासत में है वो हिस्सा ले सकता है। तो वो आके पार्टी को ज्वाइन करे या इंडिपेंडेंट तौर पे आए, अपने कागजात जमा कराए, उसका रिकॉर्ड वगैरह ठीक होना चाहिए। उसके बाद मेहनत करे, वोटरों के साथ राब्ता करे, काम करे लोगों के। तो कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो यहाँ के कहाँ काउंसलर ना बन सके। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि मेहनत चाहिए। यहाँ पे कोई धांधली का निज़ाम नहीं है। यहाँ पे साफ़ और शफाफ किस्म के जो है वो इलेक्शन होते हैं। आपको बाकायदा मौका दिया जाता है कि आप भी जो है वो आके यहाँ पे लोगों को अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। फिर वोटिंग होती है, जो भी रिज़ल्ट आते हैं तमाम पार्टियाँ उनको एक्सेप्ट करती हैं, और जो है वो इस तरह निज़ाम जो है वो प्रॉपर चलता है। तो मेरे ख़्याल में अगर कोई भी यहाँ पे आके मेहनत करे तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगा कि वो यहाँ की सियासत में हिस्सा ना ले सके। ठीक है। यानी जो पाकिस्तान में आमतौर पे परसेप्शन है कि वहाँ की पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको पैसे भी चाहिए, बिरादरी की सपोर्ट भी चाहिए, कनेक्शंस भी चाहिए, ये सब ज़रूरी है।
यूके में आप कह रहे हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इन की चीज़ों के बगैर इंडिपेंडेंटली वोट ले सकते हैं। लेकिन आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी तो सहारा था ना, अगर उसको बरादरी के टर्म्स में हम ले पाकिस्तान की, तो वो सपोर्ट तो रही है, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट आके जीत सकता है वहाँ पे? बिल्कुल, जीत सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ी ये बात है, यहाँ पैसे की कोई बात नहीं है। आप अच्छा, यकीन करें कि यहाँ पे एक ऐसा निज़ाम कायम है कि जब आप अपने पेपर नामज़दगी जमा कराते हैं, तो आपको तकरीबन 1 महीना का जो वो इलेक्शन पीरियड का जो टाइम होता है, उसमें आपको जितने आपके वोटर हैं ना, अगर 10,000 वोटर हैं, तो वो कोई 72 पेंस के उस साथ उसको मल्टीप्लाई करके आपका जो तकरीबन खर्चा है ना, वो 14 से 1500 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1400 या 1500 से ऊपर चला गया, आप स्टेट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहाँ पे आप किसी को खाना नहीं खिला सकते इलेक्शन के पीरियड के दौरान। अगर अच्छा, आपने एक पिन भी लगानी है ना पेपर को, तो उसकी भी कास्ट आपने ऐड करनी है। तो जब ठीक है। इलेक्शन के विदिन 3-4 वीक के बाद आप जीतें या हारें, आपको जो पूरे अकाउंट्स हैं वो वहाँ पे जमा करवाने पड़ते हैं। जो आपका एजेंट होता है, हर कैंडिडेट का एक एजेंट होता है जो तमाम उसके कानूनी चीज़ें देखता है, और अगर वो ये साबित हो जाए कि आपने लोगों को पैसे दिए हैं या किसी को खाना खिलवाया है या ऐसी कोई चीज़ की है, तो आप काउंसलर नहीं रह सकते। तो यहाँ ये निज़ाम है, यहाँ पैसे की तो कोई बात नहीं है। दूसरी देखें, जो कम्युनिटी होती है या बरादरी होती है, वो देखें वो होती है, लेकिन आप अगर मेहनत करें या काम करें या कोशिश करें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे लोग जो आपको आपकी बरादरी नहीं देखेंगे, आपकी मेहनत को देखेंगे, आपके काम को देखेंगे। और मेरे साथ भी हुआ, हाँ, मेरे गाँव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी फैमिली के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आप यकीन करें कि डिफरेंट, मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, लेकिन गुजरात के लोगों ने, खाड़ियाँ के लोगों ने, अटक के लोगों ने, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो मोजियाला के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट कोटली के यहाँ के लोग मौजूद हैं। तो हर लोगों ने जो है वो मेरे साथ तावन किया और मुझे जिताने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, अगर आप नाज़रीन को आसान अल्फाज में समझाना चाहें वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ है, वो किस तरह काम करती हैं? आप इलेक्ट कैसे होते हैं? कौंसल कितने लोगों पे मुश्तमिल है? फिर किस तरह से आप वोट करके कौंसल लीडर को इलेक्ट करते हैं? ये चीज़ें, और इसका मुवाज़ना अगर पाकिस्तानी लोकल बॉडी से करें, थोड़े आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए। या यहाँ डिफरेंट इलाकों या डिफरेंट जो आबादी के हिसाब से आपकी बल्दियाती निज़ाम है, यहाँ पे प्योर बल्दियाती निज़ाम है। जितनी भी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, वो काउंसिल के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल होती है। लेकिन जैसे आपको मैं अपनी काउंसिल की मिसाल ये देता हूँ कि हमारी जो बरो ऑफ बरी है, यहाँ पे 17 वार्ड्स हैं और हर वार्ड में 3 काउंसलर हैं, तो ऑल टुगेदर 51 काउंसलर हैं बरी के अंदर। उनके लिए बाकायदा एक चैम्बर मौजूद है बरी टाउन हॉल के अंदर, जो जब भी हर महीने को एक फुल काउंसिल, जिसको आप जैसे असम्बली का इजलास या कह सकते हैं, इसी तरह काउंसिल का एक इजलास होता है, वहाँ पे एक मेयर होता है जिसको हम स्पीकर भी कह सकते हैं अपने देसी ज़बान में। वो भी इस तरह होता है कि जो वहाँ के काउंसलर्स होते हैं वो उसको मुंतखब करते हैं। और इसमें ये भी निज़ाम ये है कि जो आपकी रूलिंग पार्टी है या जिसके पास सीटें ज़्यादा हैं, वो हो सकता है कि 2 साल इकट्ठे अपना जो है वो स्पीकर बना ले। लेकिन जो स्पीकर वो होता है मेयर, उसकी जो तादाद होती है वो सिर्फ़ 1 साल के लिए उसकी तकर्री होती है। वो 1 साल के लिए जो है वो काम करता है। उसको जो है इख्तियारात तो नहीं हासिल होते, लेकिन वो बड़ों का पहला बंदा हो जाता है, और उसके वो जो मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात होती हैं उसमें वो हिस्सा लेता है और वो बरी की नुमाइंदगी करता है। तो उसके बाद ओपोजिशन को भी मेयर का जो है वो हक दिया जाता है। मुकम्मल इजलास होता है, बजट पेश होता है सालाना तौर पर, फिर एक कैबिनेट होती है। उसके अंदर एक तो कैबिनेट होती है जिनकी तादाद ज़्यादा होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है। साथ जो ओपोजिशन पार्टी होती है, मेन पार्टी, उसको जो है वो शैडो कैबिनेट्स भी मिलते हैं। अगर हाउसिंग का
एक कैबिनेट मेंबर है तो उसके मुकाबले में जो ओपोजिशन होता है उसका शैडो कैबिनेट मेंबर भी होता है कि वो उससे सवाल जवाब करता है हाउसिंग पे। तो बाकायदा हर महीने कैबिनेट मीटिंग भी होती हैं, तो जितनी भी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हैं और उसके बाद यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी काम करते हैं। यहाँ पे आपके चीफ एग्जेक्टिव होता है जो बरी काउंसिल का चीफ होता है, जो जिसकी एक बड़ी भारी भरकम तनख्वाह होती है, जो पूरे निज़ाम को चलाता है, लेकिन साथ जो है जमहूरी तरीके से भी जो काउंसलर्स हैं वो भी फैसले करते हैं। प्लानिंग कमेटी होती है, लाइसेंसिंग कमेटी होती है, एजुकेशन होती है, हेल्थ कमेटी होती है, डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं। एक प्रॉपर मैं तो इसको एक मुल्क की तरह जो है वो जैसे एक मुल्क का निज़ाम चलता है उसी तरह एक यहाँ पे जैसे हम पाकिस्तान को हम सूबे की असम्बली करार दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह का एक निज़ाम होता है कि जी एक वो असम्बली है, वहाँ पे कैबिनेट भी है, वहाँ पे ओपोजिशन भी है, वहाँ पे बजट भी पेश होगा, वहाँ पे डिफरेंट जो मसाइल हैं उन पे बात भी होगी। कम्युनिटी पब्लिक भी आके वहाँ पे आपको डायरेक्टली जो लीडर होता है काउंसिल का उसको क्वेश्चन कर सकती है, और ओपोजिशन के जो मेंबरान हैं वो भी जो रूलिंग पार्टी होती है उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहे या बरी की जो मसाइल उनको तरीके से हल नहीं कर रहे, तो ओपोजिशन का काम है कि उनको रोकना, उस पे शोर डालना, उनको कहना कि ये गलत हो रहा है। जैसे बजट होता है तो एक बजट जो वो पेश करती है जो रूलिंग पार्टी होती है, और एक बजट जो होता है वो उसका जो शैडो होता है कि ओपोजिशन क्या, ये नहीं है कि आप बजट को रिफ्यूज़ करें, यहाँ पे आपको फिर वो बजट बना के उन पैसों में तो ओपोजिशन को भी देना पड़ता है कि ये अगर हम काउंसिल टैक्स कम करेंगे तो इधर से फंडिंग लेके आएंगे, इधर से। ये नहीं है कि आप वैसे ही वो टल्ले लगा देंगे जी हम ना आएंगे और ये बिजनेस रेट या काउंसिल टैक्स ख़त्म कर देंगे, ये नहीं। प्रॉपर एक निज़ाम है। हम ओपोजिशन वाले भी और रूलिंग पार्टी भी जो अफसरान होते हैं, हर महकमे का हाउसिंग का अपना इंचार्ज है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसको जो चेयर कर रहा होता है वो चीफ एग्जेक्टिव होता है। फिर एक हमारा एक मुकम्मल अदारा है जो हमारे जो काउंसलर्स हैं डेमोक्रेटिक सर्विसेज, उसका एक बाकायदा मैनेजर होता है, उनकी एक पूरी टीम होती है जो हम काउंसलर्स हैं हमें साथ लेके चलती हैं, हमारी मीटिंग्स का तयन करती हैं, कब मीटिंग होगी, क्या होगा, क्या फ़ैसले होंगे। तो ये सारा एक प्रॉपर एक निज़ाम है। ठीक है। अच्छा, बजट की आपने बात की, कितना बजट होगा बैरी का अपना जो आपको मिलता है? बजट आप यकीन मानें, बजट यहाँ पे हज़ारों पाउंडों में बजट होता है, और वो इसमें ये भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलता है। कुछ जो फंडिंग होती है वो काउंसिल के अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे अगर कोई फ़ाइन है या आपसे वो काउंसिल टैक्स लेते हैं, या आपके काउंसिल के डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं, डिफरेंट हाउस होते हैं। और मसलन हमारे करीब मैनचेस्टर एयरपोर्ट है, उसके अंदर भी बरी काउंसिल का हिस्सा होता है, उधर से भी उसको पैसे मिलते हैं। तो इस तरह ये सारा जो इकट्ठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग और ये जितना भी आपकी आमदनी होती है काउंसिल की, वो करके फिर उसको टोटल किया जाता है, फिर वो माइनस जमा किया जाता है। एक पूरा जो है वो एक निज़ाम है जिसके ज़रिए जो है वो काउंसिल जो है वो चलती हैं। अच्छा, अगर कोई अप्रॉक्सीमेट नंबर देना चाहें बजट का, कोई अप्रॉक्सीमेट? देखिए मिलियंस पाउंड में होता है, लेकिन मैं कोई आपको इस वक्त ऐसा फिगर नहीं देना चाहता कि जिससे गलत हो, लेकिन ये बहुत मिलियंस पाउंड में होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बरी की जो आबादी है तकरीबन 2 लाख से ज़ायद है। तो इसलिए आप देख सकेंगे कि बजट भी कितना होगा। ज़ाहिर बात है वहाँ पे काउंसिल टैक्स भी है और मुख्तलिफ निज़ाम है, पूरा एक सिस्टम चलता है। तो वो जो ये सारे 51 काउंसलर्स होते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके हम जो है वो सारा कुछ करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बताया 17 वार्ड्स हैं आपकी, 51 काउंसलर इलेक्ट होते हैं। अगर इसको मैं मुवाज़ना करूँ पाकिस्तान के साथ, समझ लें वार्ड्स यूनियन काउंसिल्स हो गई और 3 मेंबर वहाँ से इलेक्ट होते हैं काउंसलर। वो आगे जाके वो काउंसिल लीडर को इलेक्ट करते हैं, यानी कह लें तहसील का या डिस्ट्रिक्ट का जो होगा चेयरमैन या लीडर होगा, उसको इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट वोट के साथ। ऐसा ही है?
बिल्कुल ये होता है कि अभी देखिए जब आपके नंबर्स आ जाते हैं पार्टी वाइज, तो फिर जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं उसके अंदर से ही ये नहीं होता कि आपने वोट करने हैं यहाँ पे थोड़ा सा निज़ाम डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर ये होता है, उसमें देखें उसमें गड़बड़ करने की कोशिश होती है कि देखें डिफरेंट पार्टीज़ के वो जब होते हैं वो सारे वोट डालते हैं लीडर के लिए। यहाँ ये नहीं होता, यहाँ ये होता है कि जिस पार्टी की अक्सरियत है उसने लीडर लेके आना है, तो जो उसके मेंबर हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमने किसको जो है वो लीडर बनाना है। ठीक है। ठीक है। जैसे मैं अभी अपनी पार्टी का लीडर बनाऊं, मुझे ओपोजिशन या दूसरी पार्टी या रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने वोट नहीं दिए, मुझे किस तरह मैं बनाऊं? मैं अपनी पार्टी के अंदर, मुझे अपनी पार्टी की जो हमने अपने अंदर हमने एक मीटिंग की, अपने ग्रुप मीटिंग की, उसमें हमने डिसाइड किया या सारे जो मेरी पार्टी के काउंसलर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारा लीडर है वो शहबाज आरिफ होगा। तो फिर मैं जो है, फिर जब ये हो गया फिर हम अपना डाटा जो है वो डेमोक्रेटिक सर्विस को बताते हैं कि हमने जो अपनी मीटिंग पार्टी मीटिंग है वो कर ली है, और अब जो है वो हम जो है हमने ये लीडर जो है वो मुकर्रर कर लिया है। तो फिर हम उनको इस तरह निज़ाम होता है। इसमें आप देखें इस तरह फ्लोर क्रॉसिंग या जो डिफरेंट होती हैं ना धांधली के जो मौके रह जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने अगर सेनेट का चेयरमैन बनाना है तो उसकी कितनी कितनी कीमत लग जाती है। यहाँ इस तरह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ही पार्टी ने जिसकी अक्सरियत है उसने लीडर बनाना है, तो उसकी जो अपने पार्टीज के मेंबर हैं उन्होंने डिसीजन करके बता देना है कि ये हमने अपना जो है वो लीडर चूज कर लिया है। ठीक है। मेरे ख्याल में इसमें शफाफियत जो है वो ज्यादा हो जाती है, इसमें फिर जो है वो निज़ाम नहीं रह जाता ऐसे। अच्छा, इसमें फिर इस तरह नहीं हो सकता कि मिनॉरिटीज की 2-3 पार्टीज मिलके अपनी मेजॉरिटी नहीं बना सकती ना, जिसके पास मेजॉरिटी वो ही रहेगी? नहीं, ये भी है, बना सकती हैं बिल्कुल। अगर नंबर्स हैं जैसे 51 काउंसलर्स हैं, अगर ओपोजिशन सारी इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। वो सारे इकट्ठे होके कहते हैं कि हम बनाते हैं, हमारे पास 26 हैं, उनके पास 25 हैं। तो फिर वो क्या होता है कि वो फिर उनको सारे को इकट्ठा, अगर एक बंदा भी कहता है कि नहीं मैं उनके साथ नहीं हूँ, तो फिर जिसके पास 25 सीटें हैं या जिसके पास 24 सीटें हैं वो ही अपना लीडर बनाएगा। तो इसमें लिए हमें उनको बताना पड़ता है कि जी हम अभी 26 बंदे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, हम जो है इकट्ठे हो गए ना आप एक लीडर बना रहे हैं। ठीक है, और फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर उनको पता हो अब इनकी मेजॉरिटी होगी है। तो दूसरे लफ्जों में जब आपके पास इस तरह का कोई मामला आ जाए तो वो हम कह सकते हैं कि किसी के पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन ग्रुप वो चलाएगा जो इकट्ठा ग्रुप होगा, जिसके पास मेंबर पूरे होंगे। अच्छा, इसी तरह जो बारोज हैं इनके जो काउंसिल लीडर्स हैं वो फिर आगे जाके मेंबर हैं उसके ग्रेटर मैनचेस्टर अथॉरिटी के, कंबाइंड अथॉरिटी के। यस। और लेकिन उसका मैनचेस्टर का फिर जो मेयर है वो डायरेक्ट इलेक्शन से आता है, ये भी ठीक है? अच्छा, आपके जो बारो में है वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आ रहा, जो काउंसिल लीडर है वो इनडायरेक्ट से आ रहा है। तो कुछ शहरों में, आपके लंदन में भी डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? जो डायरेक्ट इलेक्शन से आता है उसका अवामी इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, और जो इनडायरेक्ट है उस पर पार्टी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, या इसमें कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल, देखें वो जो डायरेक्ट वो रीजन्स बने हुए हैं बरतानिया के अंदर, जैसे ग्रेटर मैनचेस्टर का रीजन है, वहाँ पे एक मेयर है, आगे 10 उसकी काउंसल्स हैं। तो वो जो जितने भी 10 काउंसल्स हैं वो डायरेक्ट उसका इलेक्शन होता है, लाखों के हिसाब से वोट होते हैं, और वो हर 4 साल के बाद मुंतखब होता है। इसी तरह लंदन का जो मेयर है, बर्मिंघम का मेयर है, यॉर्कशायर का, ये डिफरेंट रीजन बने हुए हैं, उनको इख्तियारात ज़्यादा होते हैं। जो आला सतह पे फंडिंग मिलती है वो मेयर की सतह पे मिलती है, मेयर के पास एक अख्तियारात का मंबा होता है। लेकिन जो लीडर होता है काउंसिल का, उसके पास जो काउंसिल्स हैं उसका अख्तियार होता है, तो वो काउंसिल को चलाता है। और जो मेयर होता है वो पूरे रीजन को, उसके अंदर 10 काउंसिल्स आती हैं, तो जो रीजन लेवल से जो फंडिंग आती है उसकी एक बहुत बड़ी तादाद होती है, और उसको वो हैंडल मेयर करता है। मेयर जैसे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, बसों का निज़ाम, ट्रेन का निज़ाम, ट्राम्स का निज़ाम, तो वो चीज़ें जो है वो मेयर कंट्रोल करता है, फिर वो इलेक्टेड मेयर होता है। अच्छा, पाकिस्तान में एक ना परसेप्शन पाया जाता है कि जो इलेक्टेड लोग हैं
उनके पास निस्बतन कम पावर होती है ब्यूरोक्रेसी की निस्बत से। यानी कि डीसीओ डीपीओ शायद तगड़ा हो, लोकल गवर्नमेंट अगर इलेक्शन हो तो आए उनसे। वहाँ पे यूके में कैसा है, अगर आपका कन्फ्लिक्ट हो जाए जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ, तो एंड पे डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? इलेक्टेड मेंबर्स के पास है या ब्यूरोक्रेसी के पास है? नहीं, ये इस तरह निज़ाम है कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो उस शोबे से मुंसलिक लोग होते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अब प्लानिंग कमेटी है, तो जी, प्लानिंग का एक डायरेक्टर है, उनके अपने इंजीनियर्स हैं, उनके अपने इंस्पेक्टर्स हैं। तो वो एक केस जो है वो एक जो केस आया है या बिल्डिंग का, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सारे रिफ्यूज़ल हमें बताना पड़ेगा कि ये रिफ्यूज़ इसलिए किया है, ये इसलिए किया है, ये उनको सारा जो कमेटी के आगे आके बताना पड़ेगा। फिर हम कमेटी क्या करेंगे कि कमेटी जो है उसको बाकायदा तौर पे देखेगी उनसे। ये जो प्लानिंग या लाइसेंसिंग कमेटी होती है, ये विदाउट पार्टी लाइन्स होती है, इसमें आपका अपना डिसीजन होता है। तो 11 बंदों की कमेटी है, डिफरेंट पार्टियों के बंदे मौजूद हैं, एक चेयरमैन है। तो वो क्या करेंगे, वो सारा कुछ सवाल पूछेंगे, देखेंगे आपको क्या हो रहा है, क्या आपसे इसमें ये वाकई अच्छा फैसला है। अगर ब्यूरोक्रेसी ने वो फैसला अच्छा नहीं किया या उसमें कोई कमी कोताही बाकी है, तो अगर हम वोट की ताकत से उसको कहते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, तो वो काम रुक जाएगा। ठीक वो है। काम रुक जाएगा। तो अगर लेकिन ये इसमें ये भी होता है कि हमें ये भी हिदायत होती है कि हमने बाकायदा तौर पे ये नहीं, किसी को हमने फ़ायदा नहीं देना, हमने हक़ को सच पे बात करनी है। कि कल अगर हम फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं नहीं ये हमारा तल्लक वाला है, हमारा जानना वाला है, तो इस यहाँ बरतानिया के अंदर जब भी आपकी कोई कमेटी मीटिंग होती है, तो वो पूछते हैं कि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, आप इस बंदे को जानते तो नहीं है। अगर आप इसको जानते हैं या आप इसके साथ कोई तल्लक है, तो आपको वो वोटिंग से वो आपको बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप वो गलत यूज़ कर रहे हैं अपनी काउंसिलशिप को, तो वो आप इससे डीसेलेक्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब मैं फिर पाकिस्तान के साथ इसको रिलेट करूंगा। वहाँ पे जो लोकल लेवल पे चेयरमैन लोकल लेवल पे ले लें, अब आम लोग उनके मसले वो जाते हैं उनके पास। फॉर एग्जांपल थाने कचहरी का मसला है, उसकी हेल्प चाहिए। स्कूल में किसी का एडमिशन नहीं हो रहा, उसकी हेल्प चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है किसी दफ्तर में, वो नहीं मिल रहा, हेल्प चाहिए। तो वहाँ पे लोग जो चेयरमैन है वो हर वक्त एक तो अवाम के साथ कनेक्ट रहते हैं, और दूसरा उनके नेटवर्क के जरिए उनके कुछ काम आसान हो जाते हैं। तो आपने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, तो आपका वहाँ पे ज़ाहिर है काम की और सपोर्ट की नोयत थोड़ी मुख्तलिफ होगी, लेकिन लोग क्या आपके पास आते हैं आपकी सपोर्ट के लिए, और किस किस्म की आप सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे एक पूरा निज़ाम मौजूद है। काउंसलर जो होते हैं उनका एक अपना ईमेल एड्रेस होता है, उनकी पूरे जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जो भी आपके हलके के लोग हैं वो आपसे वाया ईमेल, वाया लेटर या वाया टेलीफोन आपसे बातचीत कर सकते हैं। अगर उनका कोई एजुकेशन का मसला है, उनका कोई लाइसेंसिंग का मसला है, उनका कोई प्लानिंग का मसला है, उनका कोई रोड्स का इशू है, उनका कोई बिन्स की प्रॉब्लम है, उनके कोई ऐसे मसाइल हैं वार्ड्स के अंदर, तो वो आपसे एज ए काउंसलर रब्ता करते हैं। फिर काउंसिल के अंदर एक बाकायदा अदारा मौजूद है जो हमारी डायरेक्टली हम उनको ईमेल करते हैं, उसको हम केस वर्कर टीम कहते हैं। तो फिर हमको बताते हैं कि ये एड्रेस ने ये हमारे क्लाइंट, हमारे रेजिडेंट ने हमसे रब्ता किया है, तो प्लीज़ हमें जवाब दें ये क्या हो रहा है। तो हम जो है वो हमें जवाब देते हैं, हम फिर रेजिडेंट्स को बताते हैं। तो ये एक जो काउंसलर्स होता है ये डायरेक्ट इसके ज़रिए वो काउंसलर के साथ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट के मसाइल होते हैं, कोई भी आपकी वार्ड के अंदर अगर कोई ऐसे काम हो रहे हैं, तो एज ए लोकल काउंसलर वो आपको जो है काउंसिल वो आपको आगाह करती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप 2 दफ़ा इलेक्ट हो चुके हैं, ऐसे ही है? और मैं ज़रा जानना चाहूँगा टोटली 4 दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लिया। सबसे पहले मैं 2019 में मैंने हिस्सा लिया, तो मेरी जो मुखालिफ पार्टी थी लेबर पार्टी, उनके गढ़ में जो है मैंने इलेक्शन लड़ा। तो जहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी को उनके वोट ही बहुत कम होते थे, तो वहाँ से मैंने पहली दफ़ा तकरीबन
सिर्फ़ और सिर्फ 100 वोट से जो है वो मैं इलेक्शन लूज़ कर गया। तो उसके बाद 2020 में इलेक्शन होना था, उस वक़्त कंज़र्वेटिव पार्टी बड़े अरूज में थी। बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो इलेक्शन मनसूख हो गया। तो उसके बाद में लोगों के अंदर, क्योंकि कोरोना के दौरान जो है कंज़र्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी, फिर वो थोड़ा मामलात ख़राब होते गए। 2021 में मैंने दोबारा इलेक्शन लड़ा, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 30 वोटों से वो इलेक्शन हार गया। तो अच्छा। फिर मैंने हिम्मत ना हारी, 2022 में मैंने दोबारा इलेक्शन लड़ा, तो उस वक़्त मैं 1000 से ज़ायद की लीड से जो है वो मैं इलेक्शन जीत गया। तो उस वक़्त ऑल आउट इलेक्शन थे, और 20 साल के बाद ऑल आउट इलेक्शन होते हैं, तो मैं वहाँ 1 साल के लिए काउंसलर बना। उसके बाद जब 1 साल गुज़रा, दोबारा मैंने वहाँ ही उसी वार्ड से इलेक्शन लड़ा, तो मैं तकरीबन 700-800 की लीड से जीता। तो 4 साल के लिए वो टर्म थी, तो अभी भी मेरे 2027 तक वो टर्म जो है वो चल रही है, अभी 1 साल बाकी है। तो ये मेरे लिए इसकी दौरान जो है वो मैं पार्टी का व्हिप भी रहा, पार्टी का शैडो कैबिनेट मेंबर भी रहा, और उसके साथ-साथ मैं डिप्टी लीडर भी रहा पार्टी का, और इस वक़्त अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं कंज़र्वेटिव पार्टी जो बरी की है उसका लीडर भी हूँ। और इसके दौरान मैं इस वक़्त जो हमारी मकामी पार्टी है, जो कंज़र्वेटिव पार्टी की एक पूरी उसका चेयर होता है, मैं उसका इस वक़्त जो पॉलिटिकल चेयरमैन हूँ, वो जो ख़ास तौर पे टिकट्स के लिए असूल के लिए वो कमेटी काम करती है, मैं उसका इंचार्ज हूँ। तो मैंने 2022 में जो हमारी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के तकरीबन 16 से 17 लोगों को मैंने टिकट दिलाने में मैं कामयाब रहा। और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हमारी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी पार्टी से भी आगे आएँ या इंडिपेंडेंट आएँ, मैं उनका पूरे दिल के साथ उनकी सपोर्ट करता हूँ, और मेरी ख्वाहिश होती है कि वो हमारी इस लोकल सियासत में वो हिस्सा लें। अच्छा, ये जो टिकट की आपने बात की, ये अपने बैरी के अंदर लोकल काउंसलर्स की टिकट कह रहे हैं आप? बिल्कुल। बरी के अच्छा। अंदर हर पार्टी की अपनी-अपनी एक तंज़ीम मौजूद है, जिसका चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, ख़ज़ानची होता है, फिर वो पूरा एक उनकी एक अप्रूवल कमेटी होती है, जो आपसे इंटरव्यू करती है कैंडिडेटों से, फिर आपको अप्रूवल लिस्ट में डालती है। उसके बाद फिर सिलेक्शन का मौका आता है, फिर आपको सिलेक्शन कमेटी आपकी बनती है, तो वो फिर सिलेक्शन की आपकी करती है। फिर आपके वहाँ के जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं, वो भी आ सकते हैं, आपसे सवाल जो आप पूछ सकते हैं, आपके लिए सिलेक्शन में आपका किरदार अदा करते हैं। तो इस पूरे निज़ाम का मैंने कोशिश की है कि कोई ऐसी जगह ना बचे जिसमें मैं हिस्सा ना ले सकूं। तो मैंने इस पूरे निज़ाम का डिफरेंट उहदों में मैं फ़ायद रहा हूं। इस वक्त भी मैं जो चेयरमैन पॉलिटिकल होता है, जो बरी की लोकल कंजर्वेटिव पार्टी है, उसका हूँ। और उसका जो मेन किरदार होता है कि जो रिक्रूटमेंट होती है, जो कैंडिडेट्स आपने लेके आने होते हैं, डिफरेंट वार्ड्स में टिकट देने होते हैं, उसका जो है वो मैं उसकी भी उसके पे मैं काम करता हूँ बरी के अंदर। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? किस बेस पे टिकट जारी होता है कि ये कैंडिडेट हमें इसको इलेक्ट करना चाहिए अपनी पार्टी की तरफ से? वो क्या है? क्राइटेरिया क्या है? ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें मेंबरशिप भी इन्वॉल्व होती है। अगर आप जैसे एक वार्ड है, उसके वहाँ पे अगर 20 मेंबर हैं ना, तो जी। वो 20 मेंबर आ जाते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं। फिर वो 2 बंदे हैं, दोनों को आपने उनके सामने अपना इंटरव्यू रखना है, फिर वो आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर वो उनकी मर्ज़ी है कि वो किसको वोट देते हैं। अगर तो मेंबर आ जाएँ, कुछ ऐसी वार्डें होती हैं जो एक्टिवली होती हैं, वहाँ पे मेंबरशिप होती है। जैसे जब मैं पहली दफ़ा सेलेक्ट हुआ, तो वहाँ पे भी एक अच्छा सीन बना ये कि जब मैं सेलेक्ट होने के लिए मैंने अपने पेपर जमा कराए उस वार्ड में, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक काउंसलर मौजूद था, वो इलेक्टेड काउंसलर था। तो जब वहाँ पे इलेक्शन का ऐलान हुआ, वहाँ पे मीटिंग बुलाई गई, प्लानिंग की जो अप्रूवल मीटिंग बुलाई गई, तो वहाँ पे मैं और 2 बंदे और थे। तो हमारा 3 कैंडिडेट थे और 1 बंदे को सेलेक्ट करना था। तो वहाँ पे तकरीबन 30 बंदों की, जो हमारी वार्ड के 30 मेंबर हैं, वो वहाँ पे आ गए, और उन्होंने हम सब से पहले हमने अपनी स्पीचें की, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ अपने बायोडाटा बताया। फिर उन्होंने हमसे क्वेश्चन किए। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस मीटिंग में मैंने 26 में से 23 वोट लेके मैं वहाँ का उम्मीदवार सेलेक्ट हो गया।
तो ये भी एक बड़ी शॉकिंग थी। डिफरेंट कम्युनिटी की जानब से बड़ी तनकीद भी की गई कि पता नहीं ये किस तरह इसको वोट मिल गए, या वहाँ ये आके इसने एक इलेक्टेड जो काउंसलर था उसको वो डीसेलेक्ट हो गया, और मैं जो है वो वहाँ पे कैंडिडेट बन गया। तो वो ऐसी बड़ी की वार थी कि वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी का होल्ड था। तो जब मैं उम्मीदवार बना, फिर वो मुझे टिकट मिल गया, फिर मैंने कैंपेन अपनी चलाई, फिर अपने पेपर वर्क जमा करवाए, फिर इलेक्शन हुआ, तो वहाँ से मैं इलेक्टेड काउंसलर बन गया कंजर्वेटिव पार्टी का। नहीं तो जो जो वहाँ पे पहले इलेक्टेड लोग थे उन्होंने चैलेंज तो किया होगा किसी ना किसी तरीके से, बाद में चाहे आपको सीट मिल गई हो फिर भी। नहीं, लेकिन फिर वो यहाँ पे एक जमहूरी निज़ाम है ना, आप अगर आपको मेंबर्स ने आपको मुंतखब कर लिया है, तो वहाँ पे आप वो किसी को वो आपके तरीक़ाकार को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार अगर शफ़ाफ़ियत से हुआ हो, आपके मेंबर्स, आपके जो वार्ड मेंबर्स हैं, वो आपको वोट दे रहे हैं, तो उसको कोई भी अथॉरिटी चैलेंज नहीं कर सकती। सही है। आप कैंडिडेट बन गए हैं। ये निज़ाम बरतानिया के अंदर मुझे पसंद है, और ये अच्छा निज़ाम है, शफ़ाफ़ियत वाला निज़ाम है। कि अगर ठीक है। कोई और जगह होती या डिफरेंट कंट्रीज़ में वो आपको कोर्ट में ले जाते, आपको वो स्टे ऑर्डर ले देते, लेकिन यहाँ पे ये निज़ाम नहीं है कि डन आपने प्रॉपर शफ़ाफ़ियत से इलेक्शन कराया है, आप में 25-30 मेंबर वहाँ पे मौजूद थे, आपने 23 वोट ले लिए हैं, दूसरे ने 3 वोट लिए हैं, तो वो किसी जगह पे चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है। तरीक़ाकार अच्छा। चैलेंज हो सकता है, लेकिन वोटिंग चैलेंज नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, आप 2 दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, एक दफ़ा 1000 लीड आपने बताया, एक दफ़ा 700 की लीड से। टोटल वोट कितने आपको मिले थे और कितने उस वक़्त कास्ट हुए थे वोट? टर्नओवर क्या था? हर हलके में तकरीबन यहाँ पे 8 से 10 हज़ार वोट होते हैं, हर जो आपका अच्छा। हलका है। लेकिन जो टर्न आउट है हमेशा 35 से 40% से ऊपर नहीं होता। ये मैक्सिमम 35 से 40% आपका टर्न आउट होता है। तो जब मैंने इलेक्शन जीता था, मेरे ख्याल में 35% टर्न आउट था, और मैंने टोटल वोट कास्ट हुए थे तकरीबन लाइक 35-3600, और मैंने 1800 समथिंग वोट जो है वो लिए थे, 1890। अच्छा। तो उसमें से जो मेरी मद्दे मुकाबल पार्टी थी, उसने तकरीबन 900 वोट लिए थे, 800 कुछ वोट, तो तकरीबन 1000 की लीड थी मेरी जब वहाँ से मैं इलेक्शन जीता था। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे आपने बताया 10,000 पाकिस्तानी तकरीबन रहते हैं बैरी में। तो ये क्या पॉलिटिकली एक्टिव हैं लोग, या अपने-अपने काम में मसरूफ़ है और चंद लोग ही हैं जो पॉलिटिक्स में हैं वहाँ पे? नहीं, यहाँ पे इस तरह भी है ना कि आप देखते हैं कि इलाके की 17 वार्डें हैं, इसमें 4 से 5 ऐसी वार्डें हैं यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो है वो पाकिस्तानी और कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। वो आपके लिए कुछ भी फ़ैसला वो कर सकते हैं। तो इस तरह, लेकिन हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं, प्योर एक्टिव हैं, यहाँ पे उनके बिजनेसेस हैं, उनके अच्छे मुलाजमतों पे वो लोग मौजूद हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, यहाँ की सियासत को समझते हैं। यहाँ पे बाकायदा कम्युनिटी सेंटर्स हैं। हमारे यहाँ पे एक जना डे केयर सेंटर के नाम से एक सेंटर है। उसके बाद हमारी मजहबी आज़ादी में हासिल है, हमारी मसाजिद हैं, इमाम बारगाह है, और मुकम्मल तौर पे हर साल यहाँ बरी के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी का जो वो जुलूस होता है, और मुहर्रम के अंदर जो इस लास्ट ये 2 ईयर हो गए हैं कि जो अशूरा का जुलूस है वो भी यहाँ पे बाकायदा तौर पे बाहर निकलता है, रोड्स के ऊपर निकलता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ की जो कम्युनिटी है वो नहायत ही एक्टिव है, और उसके साथ ही साथ हमारे साथ जो हमारा कौंसलेट है, पाकिस्तानी कौंसलेट, वहाँ पे हमारे कौंसल जनरल साहब हमेशा जो है वो ज़बरदस्त है। इस वक्त भी हमारे कौंसल जनरल इम्तियाज़ वड़ाइच साहब हैं, और वो इंतहाई अच्छे तरीके से जो हमारी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी है वो उनको साथ लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ बड़ी काउंसिल के अंदर हर 14 अगस्त को जो है वो बाकायदा तौर पे टाउन हॉल के बाहर जो मेयर होता है, वो पाकिस्तान का जो परचम है उसकी परचम कशाई होती है, और एक अच्छी तकरीब होती है, केक काटा जाता है। इसके साथ साथ अभी कुछ अर्सा हो गया है कि जो आज़ाद कश्मीर का डे है अक्टूबर के अंदर, वो भी हम वो उस मौके पर भी हम जो कश्मीर का परचम है उसकी भी परचम कशाई जो है वो हर साल होती है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो तकरीबात है होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बरी के अंदर जो पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी है वो प्रो एक्टिव
एक्टिव है और बिज़नेस के अंदर भी, सियासत के अंदर भी, और हर तरह की जो है वो एक्टिविटी है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप एक दफ़ा इलेक्ट हो चुके हैं, आपकी मसरूफ़ियत ज़ाहिर है बढ़ जाती है, इसके साथ-साथ आप अपना कोई काम, जॉब या बिज़नेस साथ चला सकते हैं, इस तरह लोग कर रहे हैं या आप एक तरफ तवज्जो दे रहे हैं, फ़ोकस आपका बिल्कुल। सिर्फ़ इधर है? बिल्कुल, यहाँ की सियासत में पैसे की कोई इतनी बात नहीं है। यहाँ पे आपको एक जिसको कहते हैं कि एक मखसूस हद तकन एक फ़ंड पैसे मिलते हैं, जो आपको उसको टीए-डीए भी कह सकते हैं, वो आपको मिलता है। ये आपकी एक बाकायदा वेज नहीं होती, लेकिन जो डिफरेंट काउंसलर होते हैं, फिर अगर आप मेयर हैं या आप कैबिनेट मेंबर हैं या आप लीडर हैं, तो आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा तनख्वाह होती है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा मीटिंग अटेंड करनी पड़ती हैं। लेकिन इसके साथ ही आप फुल टाइम जो है वो अपनी जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, आपने अपनी फैमिली को भी चलाना है, आपने अपने बच्चों को भी देखना है, तो मेरे ख़्याल में आपको काम भी करना पड़ता है और बिज़नेस भी करना पड़ता है। जैसे मैं सियासत के साथ-साथ जो है वो अपना बिज़नेस भी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक। अगर वहाँ पे बैरी से कोई भी पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहे, तो आप क्या मशवरा देंगे? पहले 3 स्टेप कौन से लें? खाली बरी की मैं बात नहीं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता दूँ पूरे ठीक है। बरतानिया के अंदर निज़ाम सेम है, तो एक जैसा निज़ाम है। तो मेरे ख़्याल में अगर आपने यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना है, तो सबसे पहले आप अपना जो कम्युनिटी वर्क है, लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों की जो मुश्किलात हैं, उनको हल करने में कोशिश करें। उनको साथ लेके चलने की, उनके जो भी मसाइल हैं, देखें हर काम आप कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। मैं हमेशा मेरी जो सबसे ज़्यादा सक्सेस यही रही है कि किसी बंदे ने भी रा रात 2 बजे का टाइम हो, 3 का हो, रात का हो, कोई बंदा अगर मुझे फ़ोन करता है, उसको इमरजेंसी वीज़ा चाहिए या उसको कोई ऐसा मसाइल हो गए हैं जिसको उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ौरी तौर पे उठ के उसकी सपोर्ट करूं, अगर काम हो या ना हो, लेकिन कोशिश लाज़मी करूं। तो ये सबसे बड़ी आपकी कामयाबी है। अगर आप ये करेंगे तो आप यहाँ पे कामयाब हो जाएँगे। तो मेरे अंदर एक ऐसा जज़्बा मौजूद है कि मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी कम्युनिटी की जो है वो सपोर्ट करूं। आप यकीन माने कि यहाँ बरी के अंदर नादरा सर्जरी कई सालों से बंद थी। जब मैं 2018 में आया तो मैंने सर्जरी कराना शुरू की। अभी तकरीबन हर पार्टी जो है कोशिश करती है कि यहाँ पे हर 6 या 3-4 महीने के बाद नादरा की सर्जरी लाजमी हो, क्योंकि देखिए तादाद बढ़ गई है, लोगों को नादरा की ज़रूरत है, पाकिस्तानी पासपोर्टों की ज़रूरत पड़ जाती है। वीज़ा आपको पढ़ने की, जब आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो तो आपके पास अगर नादरा कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनको समझने की कोशिश होती है। तो मेरी यही ख्वाहिश रही है कि अपने कम्युनिटी के, इवन मेरी वार्ड से हट कर, मेरी वार्ड, जिस वार्ड से मैं काउंसलर हूँ, वहाँ पे सिर्फ 500 पाकिस्तानी और या कश्मीरी रहते हैं। इसके बाद सारी इंग्लिश कम्युनिटी है। लेकिन मैं अपनी जो बरी की जितनी भी कम्युनिटी है, मेरी कोशिश होती है कि उनके साथ जो है वो उनके जो मसाइल हैं उनको हल करूँ। तो यही मेरी, अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने आना है, मेहनत करेगा, आपको मेहनत का फल लाज़मी मिलेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। आपने ये साबित करना है कि आप वाक़ई लोगों की हेल्प करते हैं। तो मेरे ख़्याल में लोग भी फिर आपकी हेल्प करेंगे, आपको वोट देंगे और आपको जीतने में आपका अहम किरदार अदा करेंगे। आज अगर मैं इस मकाम पे हूँ तो इसमें तो मेरी सारी फैमिली और मेरी जो सारी कम्युनिटी है, उनका मुकम्मल जो है वो रोल है। इसके साथ ही साथ आपकी जो यहाँ पे आपकी बच्चे होते हैं, मेरी वाइफ़ है, उसका भी मेरा मुकम्मल मेरे साथ है, जिसने मुझे, क्योंकि इस काम में आपको टाइम देना पड़ता है, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, तो बच्चों को भी फिर टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर आपका साथी है या आपका जो शरीक हयात है, अगर आपके साथ वो आपकी पूरी मदद करता है, तो आप यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपने नादरा सर्जरी का कहा है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका क्या मतलब है? नादरा सर्जरी इस तरह होती है कि कॉन्सुलेट है मैनचेस्टर के अंदर, लेकिन इस वक्त मैनचेस्टर में कई लाखों में पाकिस्तानी और कश्मीरियों की तादाद है। तो नादरा सर्जरी ये होता है कि जो हेड ऑफिस है वो मैनचेस्टर में है, वहाँ पे वो एक दिन में 100 अपॉइंटमेंट होती हैं। तो लोग बच्चों के स्कूल भी जाते हैं, वहाँ पे 1 घंटा जाके ड्राइव, फिर वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी, बेशुमार मसाइल होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपने यहाँ के सेंटर बुक करते हैं या किसी मस्जिद में नादरा जो मैनचेस्टर की टीम है वो यहाँ पे आती है, अपने कंप्यूटर्स वगैरह लेके वो यहाँ पे लोगों को मोबाइल सर्विस मुहैया करती है, लोगों
चूँकि नादरा कार्ड बनाती है, तो वो हम 100-150 बंदे के जो कार्ड हैं वो हम उस नादरा सर्जरी में बनवा देते हैं। तो वो लोगों को एक सहूलत मिल जाती है कि उनको उनके घर में आके, उनके इलाके में आके जो नादरा की सर्जरी है, इसको आप मोबाइल, जैसे पाकिस्तान के अंदर मोबाइल बस नहीं जाती नादरा की, इस तरह वहाँ यहाँ बरतानिया के अंदर भी जो दूर दराज के इलाके हैं, जो कौंसलेट से दूर हैं, वो यहाँ पे हर वीकेंड को सैटरडे या संडे, और एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो वर्किंग डे होते हैं मंडे से फ्राइडे, तो वो लोग काम पे होते हैं, बच्चे स्कूलों में होते हैं, यहाँ पे बच्चे छुट्टी नहीं करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो वो फिर वीकेंड में आते हैं, हफ्ता या इतवार को जब छुट्टी होती है, तो वो फिर जब हम नादरा सर्जरी कराते हैं तो वो लोग यहाँ पे आके आसानी से अपने बच्चों के, क्योंकि यहाँ तो हर जो एक दिन का बच्चा है उसको भी अगर उसके पास नादरा कार्ड है या उसके पास कोई वीज़ा है तो वो फिर पाकिस्तान जा सकता है, अगर नहीं है तो वो नहीं जा सकता। ठीक है। ये अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल पर्सनल, अगर आपको मौका मिले तो 8 साल पीछे जाने का, कोई ऐसी चीज़ जो आप तब्दील करना चाहेंगे आफ्टर 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लोकल पॉलिटिक्स, जो आप विश करते हैं कि काश मैंने डिफरेंट कोई स्टेप लिया होता तो इसका नतीजा कुछ डिफरेंट आता? अब देखिए, बात ये है कि मैं अपनी जो मैंने काम किए हैं या जिस तरह मेरी ये जर्नी चल रही है, मैं इसमें बड़ा मुतमिन हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे मुश्किलात भी पेश आई इस सफ़र में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने इसके सफ़र को जारी रखा। और मैं ये समझता हूँ कि 10 साल मुझे पाकिस्तान से आए हुए हैं, इस वक्त 4 साल मैं हो गए हैं काउंसलर हूँ, और तकरीबन साल होने वाला है मैं लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव ग्रुप हूँ बरी काउंसिल में। तो जो मैंने कामयाबी हासिल की है, मैं इनसे मुतमिन हूँ। मैंने थोड़े अरसे में, मेरा माशाल्लाह कारोबार भी है, कामयाब कारोबार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मकान है, मैं मसलन मेरी जो ज़िंदगी है वो नहायत ही अच्छी है और मैंने नहायत अच्छी कामयाबी हासिल की है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना जो मैंने यहाँ पे अरसा गुजारा है, मैं इससे अपनी जो मेरी कामयाबियाँ हैं, मैं उन पे मुकम्मल तौर पे मैं मुतमिन हूँ। ठीक है, शुक्रिया शहबाज साहब। कोई आखिरी पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो तो इससे पहले मैं ख़त्म करूँ? ज़ीशान भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त आज पॉडकास्ट किया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी चीज़ को मुश्किल नहीं लेना चाहिए। अगर किसी भी दुनिया के कोने में आप जाते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप दिल के साथ मेहनत करते हैं, तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके कामयाबी को वो मुस्तरद कर सके। लेकिन अगर आप ख़ुद ही थोड़े पीछे हो जाएंगे, पीछे रहेंगे, आगे आने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आपकी नाकामी ही आपको होगी। मेरी यही आपसे तमाम जो सुनने वाले नाज़रीन हैं, ख़ास तौर पे नौजवान हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, और मैं आपको आज ये भी कह सकता हूँ कि आप यकीन करें, मैंने 5 दफ़ा 10 डाउनिंग स्ट्रीट का जो है वो विज़िट किया है। मैंने कितने जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मिला हूँ, मैंने उनसे सवाल किए हैं, क्वेश्चन किए हैं। अगर कोई किसी चीज़ में महसूस हुआ है कि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, तो वो भी मैंने क्वेश्चन किए हैं। तो मेरे अंदर ये जो जज्बा है या जो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, वो मैंने अपने अंदर कायम किया हुआ है। मैं यही समझता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं, तो कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कामयाब होने से रोक सकें। तो मेहनत करें और दुनिया के जिस कोने में भी हैं, अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखें, तमाम लोगों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आप हमेशा कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया काउंसलर शहबाज साहब आपका। आपने बड़ी ऑनेस्टली से एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मुल्क पाकिस्तान है या कश्मीर है, मैं उसको कभी नहीं भूला। और हमेशा जहाँ भी मेरे मुल्क की बात हो, मेरे लिए वो जिस मुल्क में मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, वो मुल्क मेरे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और यकीन करें कि पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान का मसला हो, मेरी हर जगह पे पाकिस्तान मेरे लिए एक निहायत अहम जगह है। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने बड़ी ऑनेस्टली से और डिटेल में इंसाइट्स शेयर किए हैं। अगर नाजरीन और दोस्तों में से किसी को कोई सवाल पूछना हो काउंसलर साहब से, आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आगे उनको शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।